स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी देहरादून से। सीएम तीरथ पहुंचेंगे आईटी पार्क। सशस्त्र धारा रोड उत्तराखंड वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन योजना का आज शुभारंभ सीएम करेंगे। दोपहर 1 बजे सीएम तीरथ सिंह रावत सचिवालय पहुंचेंगे। सचिवालय में शासकीय कार्य निपटाएंगे सीएम तीरथ। बड़ी जानकारी, दोपहर 1 बजे सीएम तीरथ सिंह रावत सचिवालय पहुंचेंगे। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। सचिवालय में शासकीय कार्य निपटाएंगे सीएम तीरथ। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, सीएम तीरथ पहुंचेंगे आईटी पार्क, शस्त्र धारा रोड। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। देहरादून से बड़ी जानकारी, सीएम तीरथ पहुंचेंगे आईटी पार्क, शस्त्र धारा वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन योजना का शुभारंभ करेंगे। और दोपहर 1 बजे सीएम तीरथ सिंह रावत पहुंचेंगे सचिवालय। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, सचिवालय में शासकीय कार्य निपटाएंगे सीएम तीरथ। सीएम तीरथ पहुंचेंगे आईटी पार्क, शस्त्र धारा रोड। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। देहरादून से बड़ी जानकारी, सीएम तीरथ पहुंचेंगे आईटी पार्क, शस्त्र रोड वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन योजना का शुभारंभ सीएम द्वारा किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हेल्पलाइन का शुभारंभ किया जाएगा। दोपहर 1 बजे से सीएम तीरथ सिंह रावत सचिवालय पहुंचेंगे और सचिवालय में शासकीय कार्य निपटाएंगे सीएम तीरथ। तो उत्तराखंड वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन योजना का शुभारंभ भी किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन योजना का शुभारंभ सीएम द्वारा किया जाएगा। सचिवालय में शासकीय कार्य निपटाएंगे सीएम। दोपहर करीब 1 बजे सीएम सचिवालय पहुंच जाएंगे और शासकीय कार्य भी सीएम द्वारा किया जाएगा। तो आज हेल्पलाइन नंबर जारी किया जा रहा है, जहां पर आईटी पार्क, शस्त्र धारा रोड पहुंचेंगे सीएम और हेल्पलाइन नंबर का शुभारंभ करेंगे। उत्तराखंड वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन योजना का शुभारंभ करेंगे सीएम। वहीं सचिवालय में शासकीय कार्य भी निपटाएंगे सीएम तीरथ। सचिवालय में शासकीय कार्य निपटाएंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। दोपहर 1 बजे सीएम तीरथ सिंह रावत पहुंचेंगे सचिवालय। बड़ी जानकारी आपको बता रहे इस वक्त की, वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन योजना का शुभारंभ सीएम द्वारा किया जाएगा। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते ही सीएम तीरथ पहुंचेंगे आईटी पार्क, शस्त्र धारा रोड और दोपहर 1 बजे सीएम तीरथ सिंह रावत सचिवालय पहुंचेंगे। तो सचिवालय में शासकीय कार्य निपटाएंगे सीएम तीरथ। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन योजना का भी शुभारंभ सीएम द्वारा किया जाएगा और सचिवालय में शासकीय कार्य भी सीएम द्वारा निपटाया जाएगा। दोपहर 1 बजे सीएम तीरथ सिंह रावत सचिवालय पहुंच जाएंगे, जिसके बाद हेल्पलाइन नंबर योजना का शुभारंभ किया जाएगा और शासकीय कार्य को भी सीएम निपटाएंगे। तो काफ़ी बिजी शेड्यूल रहने वाला है आज सीएम तीरथ सिंह रावत का। ऐसे में आपको बता दें कि दोपहर करीब 1 बजे सीएम तीरथ सिंह रावत सचिवालय पहुंच जाएंगे, जहां पर वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन योजना का शुभारंभ सीएम द्वारा किया जाएगा। तो उत्तराखंड वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन योजना का आज शुभारंभ होने जा रहा है और दोपहर करीब 1 बजे सीएम तीरथ सिंह रावत सचिवालय पहुंचेंगे। सचिवालय पहुंच शासकीय कार्यों का निपटारा भी सीएम द्वारा किया जाएगा और दोपहर 1 बजे सीएम तीरथ सिंह रावत सचिवालय पहुंचेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुभाष गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुभाष, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है आज सीएम का पूरे दिन? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज दोपहर 12 बजे आईटी पार्क सरधारा रोड पहुंचेंगे, जहां वो उत्तराखंड वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन योजना का शुभारंभ करेंगे। और कहा जा सकता है कि लगातार इसके बाद ही दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहुंचेंगे सचिवालय, जहां वो अपने जो शासकीय कार्य हैं उन कार्यों को निपटाएंगे। हालांकि देखा गया है कि शासकीय कार्य मुख्यमंत्री कई बार अपने कैंप कार्यालय से निपटाते हैं, लेकिन क्योंकि जो शहर में मुख्यमंत्री पहुंचते हैं तो उसके बाद से ही
लगातार वो सचिवालय पहुंचते हैं। देखा गया है कि सचिवालय में न केवल शासकीय काम निपटाते हैं, बल्कि कई कार्य योजना ऐसी हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों से बातचीत भी करते हैं। लेकिन क्योंकि आज मुख्यमंत्री का एक बड़ा कार्यक्रम है सहजधारा रोड पे, तो मुख्यमंत्री सहजधारा रोड लगभग 12 बजे इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जी बिल्कुल सुभाष, ये जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया जा रहा है उसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है? इस हेल्पलाइन नंबर में क्या कुछ खास रहने वाला है? जी बिल्कुल, क्योंकि नागरिकों को लेकर ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाना है, क्योंकि उत्तराखंड के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको लेकर ये योजनाएं बनाई जा रही है और उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री करेंगे। हालांकि 12 बजे जब मुख्यमंत्री इसका शुभारंभ करेंगे, उसके बाद ही पूरी योजना के बारे में विस्तृत रूप से मुख्यमंत्री बता पाएंगे कि आखिरकार इस मुख्यमंत्री में क्या योजना में क्या मुख्य चीजें रहने वाली है और किस तरीके से जो वरिष्ठ नागरिक है उनके काम के हेल्पलाइन नंबर आएगा। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए सुभाष आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, सीएम जनता मिलन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आयोजित होगा कार्यक्रम। सीएम कैंप कार्यालय में जनता दर्शन कार्यक्रम और सुबह 11 बजे से 12 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। तो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आयोजित होगा कार्यक्रम। बड़ी जानकारी, सीएम कैंप कार्यालय में जनता दर्शन कार्यक्रम किया जाएगा। सुबह करीब 11 बजे से 12 बजे तक ये कार्यक्रम किया जाएगा। बड़ी जानकारी, सीएम जनता मिलन कार्यक्रम करेंगे और जनता से रूबरू होंगे, उनकी समस्याएं सीएम सुनेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की, सीएम जनता मिलन कार्यक्रम में शुरुआत करेंगे। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आयोजित होगा ये कार्यक्रम। बड़ी जानकारी, सीएम कैंप कार्यालय में जनता दर्शन कार्यक्रम होगा और सुबह 11 बजे से 12 बजे तक ये कार्यक्रम किया जाएगा। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, सीएम जनता मिलन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और जनताओं की समस्याएं सीएम सुनेंगे। तो सीएम जनता मिलन कार्यक्रम होगा और सीएम कैंप कार्यालय में जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सुबह करीब 11 बजे से 12 बजे तक ये कार्यक्रम किया जाएगा। तो सीएम जनता मिलन कार्यक्रम होने जा रहा है। सोमवार को ये शुरुआत किया जाएगा। आपको बता दें कि सीएम कैंप कार्यालय में जनता दर्शन कार्यक्रम होगा और सुबह 11 बजे से 12 बजे तक कार्यक्रम होगा। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ये कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे, सीएम जनता मिलन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सुबह 11 बजे से 12 बजे तक ये कार्यक्रम होगा। सीएम कैंप कार्यालय में जनता दर्शन कार्यक्रम किया जाएगा और सीएम कैंप कार्यालय में जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन। तो बता दें कि सीएम जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन होगा। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को ये कार्यक्रम होगा। सुबह 11 बजे से 12 बजे तक सीएम कैंप कार्यालय में जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन होगा। इंदिरा हृदय की 13वीं की रस्म आज है। 13 जून को इंदिरा हृदय का दिल्ली में निधन हुआ था। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस दौरान शामिल होंगे। इंदिरा हृदय की 13वीं की रस्म आज की जाएगी। तो हल्द्वानी में इंदिरा हृदय की 13वीं की रस्म की जाएगी। बता दें कि दिल्ली में आज से 13 दिन पहले हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ था और आज उनकी 13वीं की रस्म है, जिनमें पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। और इंदिरा हृदय की 13वीं आज है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय की 13वीं है, जहां पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल होंगे। बता दें कि बीते दिनों दिल्ली में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली थी। कोरोना से, माफ़ कीजिएगा, हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ था और आज इंदिरा हृदय की 13वीं की रस्म है।
तो इस दौरान कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस दौरान शामिल होंगे। तो 13 जून को इंदिरा हृदयेश का दिल्ली में निधन हुआ था। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत भी इस दौरान शामिल होंगे। तो इंदिरा हृदयेश की 13वीं आज है। दिल्ली में इंदिरा हृदयेश का निधन हुआ था, हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ था। आज उनकी 13वीं है। हल्द्वानी नगर निगम में 7 साल पहले शामिल किए गए जवाहर ज्योति दमुआ डुंगा इलाके में नगर निगम हल्द्वानी हाउस टैक्स लगाने की तैयारी में है। नगर निगम के इस इलाके में करीब 7 से 8 हज़ार परिवारों से टैक्स वसूलने की तैयारी कर रहा है। अगले महीने से टैक्स वसूलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिससे नगर निगम को करीब 1 करोड़ राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन दमुआडुंगा के निवासी नगर निगम के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम की तरफ से यहां कोई सुविधाएं नहीं है। सुविधा के नाम पर केवल स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। मालिकाना हक भी यहां के लोगों के पास नहीं। लिहाजा नगर निगम किस चीज़ का टैक्स यहां के लोगों से वसूलेगी या वसूलने जा रही है, ये देखने वाली बात है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर इनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने शहीद मेजर विवेक गुप्ता प्राथमिक विद्यालय कांवली देहरादून में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शिक्षाविद, चिंतक और जनसंघ के संस्थापक थे। वे मानवता के उपासक एवं सिद्धांतवादी थे। डॉक्टर मुखर्जी देश के प्रथम उद्योग मंत्री थे। राष्ट्र हितों की प्रतिबद्धता को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मानने के कारण उन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना चाहते थे। जम्मू कश्मीर का अलग झंडा और अलग संविधान था। धारा 370 को समाप्त करने की उन्होंने वकालत की। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 एवं 35 से समाप्त करके उनके सपने को साकार किया। जम्मू और कश्मीर विकास की मुख्य धारा से जुड़ी हुई डॉक्टर श्यामा प्रसाद स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर काशीपुर के रामलीला सभागार में भाजयुमो ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत करते हुए शिविर का उद्घाटन किया, जहां क्षेत्र के सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों ने भाग लेते हुए रक्तदान किया। इससे पूर्व बीजेपी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने नेता और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का भव्य स्वागत किया है। वहीं उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसने की हिदायत दी थी। सेवा ही संगठन है, ये कार्यक्रम चल रहे हैं। हम सब जानते हैं कि जिस तरह से कोविड महामारी पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी समस्या बनकर खड़ी हुई है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी के नाते संगठन और राजनीतिक कार्यक्रमों के अलावा फोकस किया है सेवा ही संगठन, और उसके तहत पूरे देश में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको कैसे उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए सामाजिक स्तर पर, उस पर कार्यक्रम चल रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सफाई देते हुए कहा कि इस तरह की एक PIL 2014 में भी लगाई गई थी, जिसका कोर्ट द्वारा निस्तारण कर दिया गया था। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष
मदन कौशिक ने कहा कि इस तरह का कोई भ्रष्टाचार उनके द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि उन्होंने इन पुस्तकालयों को बनाने के लिए जो बजट दिया था वो सभी बनकर तैयार हो गए हैं और अब नगर निगम के अधीन हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस बार भी वही PIL दोबारा डाली गई है जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। ये 2014 में भी सेम लगी थी, तब इसका निस्तारण PIL के रूप में थी, समाप्त कर दिया गया था। और वो सभी जो लाइब्रेरी बनी थी DM ने अपने अंडर में लेकर और नगर निगम को दे दी थी। यही उस समय चीफ जस्टिस का आदेश हुआ था कि सारी लाइब्रेरी बनी हुई हैं। मौके पर जो उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी की बजाय उसमें कुछ अन्य प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं, जैसे उसमें सामुदायिक केंद्र चल रहे हैं, तो उस समय हाईकोर्ट ने कहा था PIL का निस्तारण करते हुए कि तत्काल अपने अंडर में ले लिया जाए। उन्होंने तत्काल सारी लाइब्रेरी अपने अंडर में लेकर नगर निगम को दी थी। अब उन्होंने उसी PIL को दोबारा डाला है, किसी दूसरे ने डाला है। कि दो चीज़ें हैं, जब एक प्रारंभिक तौर पर इस प्रकार की कोई सूचना मिलने के बाद तत्काल उसमें देखा गया कि इस प्रकार का कोई विषय आ सकता है, तत्काल वहाँ जांच के लिए जो CDO की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और तत्काल एक SIT पुलिस की गठित की गई। आंकड़ों के आधार पर जो आएगा, तथ्यों के आधार पर जो आएगा, उसके आधार पर सरकार आगे निर्णय लेगी। महाकुंभ में कोविड जांच के फर्जीवाड़े का मामला आरोपी मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज को मिली राहत। कोर्ट ने मैक्स कॉर्पोरेट की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। जांच में सहयोग करेगी आरोपित संस्थान मैक्स सर्विसेज। 25 जून को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। हरिद्वार कुंभ में हुए RT-PCR घोटाले को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष करण माहरा सरकार पर हमला बोला। करण माहरा ने कहा कि मुख्यमंत्री, मंत्री और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जिस कंपनी को ठेका दिया गया उसने RT-PCR की गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं किया। और इसके साथ ही वो कंपनी BJP के नेताओं की जांच पहुंच वाली थी। सवाल ये है कि जो कंपनी गाइडलाइन का पालन कर ही नहीं रही थी, उसको इतने बड़े आयोजन का काम आखिरकार क्यों और किस शय पर दिया गया। करण माहरा ने कहा कि कुंभ में हुए घोटाले को लेकर 25 जून को कांग्रेस हरिद्वार में सत्याग्रह करेगी। ICMR की जो गाइडलाइन है, अगर आप उसको ढंग से पढ़ें, कंपनी को पूरे करने चाहिए किसी लैब को, वो नॉर्म्स ये कंपनी नहीं करे। और कंपनी जब ये कोरोना चला और इसमें जो टेस्ट करे जाते हैं कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है, उसके लिए IMCR की गाइडलाइन है, उन्हीं को दिया जा सकता है। जो सबसे बड़े जांच का विषय है कि ये आखिर उनको ठेका दिया कैसे गया। 6 लाख लोगों की जांच हुई या 4 लाख लोगों की जांच हुई, ये जांच का विषय नहीं है। जांच का विषय यह है कि जो कंपनी नॉर्म्स को पूरा नहीं करती उसको क्यों दिया गया। क्या इस प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जांच में पैसा बहुत सेकेंडरी चीज़ है। तो कांग्रेस क्या करने वाली है? कांग्रेस अभी जल्दी, हम लोग लगातार प्रेस कर रहे हैं और 25 तारीख को सत्याग्रह भी करेंगे। नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को फिर फटकार लगाई। चारधाम यात्रा को लेकर फिर फटकार लगाई गई। 28 जून को रिवाइज जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए। चारधाम यात्रा SOP पर सरकार को निर्देश दिए। कुंभ में हर की पेड़ी पर जुटी भीड़ पर भी कई सवाल उठाए गए। चारधाम यात्रा पर सरकार के दावों पर सवाल उठाए गए। कांग्रेस के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कोरोना महामारी के दौरान सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि कोरोना महामारी में संक्रमण से ज्यादा मृत्यु दर बढ़ी है। इसके लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाता तो कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण से मरने वालों की संख्या नहीं बढ़ती। वहीं अब वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी, जो बहुत ही भयानक होगी, लेकिन इसके बावजूद भी प्रदेश सरकार सो रही है। और महामारी आपदा का रूप होती है। आपदा का मतलब अगर कोई नदी में गया है, नदी आ गई तो आपदा में बह गया तो उसको मुआवजा दिए जाने की व्यवस्था है। आपदा अगर केदारनाथ में आई है तो वहाँ पर अगर कुछ लोग मरे हैं तो उनको भी आपदा राहत से पैसा दिए जाने की व्यवस्था है। ये आपदा भी जो है ऐसे समय आई जब सब लोग जो है लापरवाह थे, खासतौर पर शासन प्रशासन। तो ऐसे समय में जब कोई किसी की मदद करने की स्थिति में नहीं था
तो इसको आपदा का ही रूप जाना जाता है और इसको जो है निश्चित रूप से लोगों को मुआवजा दिया जाना चाहिए, मृतकों के आश्रितों को, नंबर 1। दूसरा, जो यहाँ पर गरीब तबके के लोग हैं जिनकी नौकरी चली गई, जो बामुश्किल मजदूरी करते हुए अपने परिवार को पालन पोषण करते थे, उनको भी आर्थिक सहायता दिए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। चलिए इसी के साथ ही देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।